तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेसिक्स बना लिए थे हमने इलेक्ट्रिक करंट के, और जो बेसिक्स इलेक्ट्रिक करंट के बनाए थे भाई साहब तुम लोगों को बहुत काम में आने वाले हैं। इसके पहले क्लास 10th में भी हमने रेजिस्टेंस करंट वगैरह सब पढ़ा था, लेकिन उसमें उतनी जानकारी नहीं दी गई हमें, उन सब चीजों के बारे में बताया नहीं गया, और अब हमें बताया जा रहा है कि ऐसे भाई छोटा सा चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती है, जिसकी वजह से हमारे एक तरफ से दूसरी तरफ एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जिसमें नहीं है इसमें कम है, ये इंसुलेटर हो गया, इसमें ज्यादा है तो ये कंडक्टर हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ऐसी सब चीजें। समझिए इस बात को। अब हम लोग रेजिस्टेंस फाइनली हमने लिख लिया था आर बराबर रो एल अपॉन ए, और ये हमने फॉर्मूला याद कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर रेजिस्टेंस और कैसे निकालते हैं हम रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वगैरह। कैपेसिटर में भी ऐसे किया था, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे अभी हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ जाओगे। थोड़ा सा ये है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बताया था मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी नहीं बताया था ना, रेसिप्रोकल ऑफ। तो कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो बढ़िया कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो बुरा कंडक्टर है। तुम्हें पता है परफेक्ट इंसुलेटर जैसा कुछ नहीं होता होगा, नहीं होता है ना। क्या होता है फिर, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, बस। चाहे अगर आप ज्यादा पोटेंशियल दोगे ना तो आप कंडक्ट करा सकते हो। चलो, तो जैसे यहां पर देखने पे आप मुझे जरा देख करके बताओ किसका आपको रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा दिख रही है, रेजिस्टिविटी ज्यादा किसकी है, देख के बताओ ढंग से। कार्बन की ज्यादा है रेजिस्टिविटी, हाँ हाँ। फिर उसके बाद कार्बन के बाद नाइक्रोम। कार्बन तो मेटल है नहीं, चलो कार्बन को तो सेमीकंडक्टर करके साइड में कर लेते हैं अपन। नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इन सब में सबसे ज्यादा आपको किसकी लग रही है रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम वायर की लग रही है। नाइक्रोम वायर जानते हो क्या होता है, क्या होता क्या है, कहीं कहीं देखा तुमने असली जीवन में उसे, कहाँ देखा, टंगस्टन देखा है, कहाँ देखा, बल्ब में टंगस्टन देखा है, वेरी नाइस। तो टंगस्टन का ये रेजिस्टिविटी इससे थोड़ी सी कम। नाइक्रोम कहाँ देखा, हाँ हीटर के तार नहीं देखे, गीजर वगैरह हीटर में, प्रेस में जो इस्त्री करते हैं अपन, उसमें देखा है कि नहीं। हाँ, तो हीटर के जो तार होते हैं, हाँ वही वाले स्प्रिंग जैसी होती है, उसको अपन ऐसे मोड़ के हीटर में लगाते हैं। अभी तो घरों में नहीं इस्तेमाल होता है वो, पहले होता था। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके घर में उसी पे पूरा खाना, सर्दियों में वो सुबह से शाम तक ऑन रहता है, वो कटिया डाल के चलाते हैं ना, तो सुबह से शाम तक ऑन रखते हैं उसे। खैर, कटिया नहीं जानते, सुबह से शाम तक वो चलता ही रहता है। घर की गर्मी बनाने का वो इस्तेमाल किया, घर की गर्मी बनी रहा है उसके लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। खैर नाइक्रोम, अभी भी अपन लोग जो रूम हीटर जलाते हैं उनमें भी नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिखा भी निकेल क्रोमियम अलॉय यूज्ड फॉर हीटिंग वायर्स। ये मिलता है बाजार में, बड़ा सस्ता मिलता है, आप खरीद सकते हो। आगे बढ़ते हैं अभी हम। ये छोटा सा कुछ क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस निकालना सिखाया ना, आर बराबर रो एल अपॉन ए। आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। द डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आर शोन बिलो। द फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अक्रॉस ए बी सी डी एंड ई एफ। इसकी रेजिस्टिविटी लेट्स से रो दी हुई है, वैसे तो दी नहीं है पर मान लेते हैं कि रो दी हुई है, ठीक है। मान लिया इसकी रेजिस्टिविटी रो है। रो के टर्म्स में आंसर, इसके बाकी सब दिया हुआ है ए बी सी। वो कह रहा है हमसे फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस ए बी। इसका मतलब ये है कि जब करंट ए से बी फ्लो करेगी, अक्रॉस सी डी जब करंट सी से डी फ्लो करेगी, अक्रॉस ई एफ जब करंट ई से एफ फ्लो करेगी। समझ में आया? एक आध निकाल के बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं आगे का क्या करना है। ए बी, ये हो गया ए बी, तो आर ए बी बराबर रो एल, क्या लिखेंगे, एल क्या है यहां पर, एल क्या है यहां पर, और ए क्या है यहां पर। हाँ हाँ, ये तो एरिया हो गया। कौन सा एरिया लेंगे,
ए से ए और बी वाला सरफेस ऊपर बी तो लेंथ हो गया नहीं ए और बी सरफेस नहीं है पूरा ये जो साइड थी देखो स्मॉल भी ज्यादा ये है ए, इधर से हो गया ए, ये हो गया बी, नहीं ये बी नहीं है, ये तो सी है, ठीक है ना, ये हो गया अपना सी और ये हो गया बी, ठीक है, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब करंट कहां से कहां फ्लो कर रही, ए से बी, तो लेंथ होगी ए से बी वाली, ए से बी में लेंथ कौन सी है, बी, बी अपॉन एरिया, एरिया होगा लेंथ के परपेंडिकुलर, भाई साहब बोलो, तो लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया इस केस में हो गया ये वाला, ठीक रही, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई ए इंटू सी, बी तो लंबाई हुई ना उसकी, जो ये ऊपर से ऐसे वाला ये सरफेस परपेंडिकुलर टू दी करंट लेते हैं एरिया, जब करंट ए से बी जा रही है नीचे पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस जो है वो एरिया हो जाएगा, क्या एरिया हो गया भैया, ए इंटू सी, ठीक रहा, आगे बढ़ जाएं। अब आप बाकी निकाल लोगे सी डी और ई एफ, पक्की बात, अच्छा इन तीनों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जिसका एरिया कम होगा और लेंथ उसी का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो किसके अक्रॉस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, हाँ ई एफ के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो आएगा वो ग्रेटेस्ट होगा, आर ई एफ विल बी ग्रेटेस्ट, कैसे भी पूछते हैं, ठीक है, समझ गए, जिस रो एल अपॉन ए होता है, जिसका एल बड़ा होगा और जिसका ए छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, भूलेंगे तो नहीं, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ लो। अब ये तो हो गया, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी थी, अब मुझे जगह की जरूरत है, अब हो गया हमारा रजिस्टर कैसे निकालते हैं, निकल गया, एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लिया हमने, एक और है इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, ऑल्दो ये क्लास 11 जैसा मिलता जुलता सा है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, थर्मोमेट्री कुछ जानते हो, थर्मोमेट्री क्या होती है, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री जानते हो, तुम लोग यार ड्रॉपर में हो, ऐसी बातें नहीं किया करो कि टॉपिक के नाम ही नहीं सुने तुमने, थर्मोमेट्री में होता क्या है, स्टडी ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर कैसे बनाते हैं बेसिकली ये है, तो वहां पर आपको सिखाया जाता है कि कोई भी एक ऐसी चीज ले लो जो टेम्परेचर के साथ उसकी फिजिकल क्वांटिटी बदले, जैसे कि गैस है, गैस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या फिर कोई मेटल है तो मेटल में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो वो थर्मोमीटर नहीं है अपने पास मरकरी वाला, कैसे बढ़ता है मरकरी में, गरम किया, गरम किया बस, और तो कुछ नहीं करना, खाली उसको गरम करना है अपन को, तो वो अपने आप ही अगर हम गर्म होंगे जितने गर्म उसके हिसाब से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ऐसे ही रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी होते हैं, और वो इसी टेम्परेचर डिपेंडेंसी के कारण उनको टेम्परेचर उनका थर्मोमीटर बनाया जा सकता है, और वो बिल्कुल वैसी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, देखो और धीरे आ जाना रो रहा है, तो ये रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा कहीं देखा है तुमने इसके पहले, ये फॉर्मूला कहीं देखा, केमिस्ट्री में देखा, केमिस्ट्री में देखा, कहाँ पे, नहीं सॉल्यूशन चैप्टर में देखा था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, नहीं अरे देखा, तुमने उसमें देखा थर्मल एक्सपेंशन में, L is equals to L naught 1 plus alpha delta theta, A is equals to A naught 1 plus beta delta theta,
V इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बताओ, 1:2:3 का रेशियो होता है, सुना होगा तुमने, भूल गए। ऐसे ही बिल्कुल जैसे रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, वैसे ही हमारा रेजिस्टेंस का भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी, R नॉट T नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यहां पर जो अल्फा है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, अल्फा तो मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ये हम साबित कर चुके। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ये हम साबित कर चुके कि नहीं कर चुके। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू तुम्हें मिलेगी नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन रेजिस्टेंस घट रहा है, ये बात समझे कि नहीं, ऐसी चीजें लिख लिया करो। मेटल्स के लिए तो अल्फा होता है पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए होता है नेगेटिव, समझे। ओके, ये हो गया हमारा। अब छोटा सा क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा होता है क्या? टेम्परेचर अभी तो जस्ट बताया मैंने, नहीं होता, फिर से पढ़ो। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये तो होता है ना, अल्फा नेगेटिव। इन अ कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इनमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये कह रहे, पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, पक्का। दूसरे स्टेटमेंट में वे लोग कह रहे हैं कि कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो कोलिजन होता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो रेट वो बढ़ जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब वो जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं, यानी कि इनमें टाइम, टक्करों में टाइम कम लगता है। पढ़ चुके ना आप? तो ये भी सही है, वेरी गुड। नहीं, लेकिन रीजन थोड़ी है ये, करेक्ट रीजन थोड़ी है, मेरे पर इनकरेक्ट लिखा है। हाँ, सी बोथ y एंड z आर ट्रू, पर इनका आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। तुम्हें पता है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्यों डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि सब वो कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते तो, हाँ, वेरी गुड, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होने लगते हैं। इसको आप लिख सकते हैं। यहां पर तो ये रेट बढ़ जाता है, कंडक्टर्स में तो रेट बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नए इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले कम थे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ज्यादा होने लगते हैं। न्यू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, इनको थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं अपन, क्योंकि ये गर्मी से आते हैं, थर्मल। बढ़िया, ठीक है। अब छोटा सा टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर इज 1 ohm एट 20 डिग्री C. द वायर इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, बोथ लिक्विड बाथ, मतलब पानी में डुबो दिया, एंड इट्स रेजिस्टेंस राइजेस टू 1.2 ohm। ठीक है, लिक्विड बाथ में डाल दिया, बाथ में नहीं, टेम्परेचर बदलेगा उसका वहां पर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, जो जहां पर डाला उसका टेम्परेचर क्या था? अल्फा फॉर सिल्वर हमको दिया गया, नहीं कर पाएंगे क्या? ये क्या दिया है हमको? R0। ये क्या दिया है हमें? T0। ठीक है, ये क्या दिया है हमें? R। और हमें निकालना क्या है? T। ये क्या दिया है? अल्फा। कर लेंगे? कर लेंगे, पक्की बात? देख लो जरा, पॉज करके कर सकते हो और बाद में कर लेना, इसके मेन चीजें लिख लो, इसको करना जरूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ लिख लो, वैल्यूज लिख लो। समझ गए ना, सवाल मुश्किल थोड़ी है। हाँ, ऐसा आता है, जेई लायक सवाल है ये,
हल्के नहीं है ये सवाल, तुम सोचो अरे ये तो बड़े आसान है। तो जेई लैक और नीट लैक सवाल है, ये आ चुके वाले सवाल है, बता रहा हूं। ऐसे सवाल आते रहे हैं दोनों में, मेंस में भी और नीट में भी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ चुका है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट, ओके, तो इस पे जगह छोड़ी थी मैंने करने के लिए, अभी जरूरत नहीं है। मैं जल्दी चल रहा हूँ, पर लोग ड्रॉपर वाले हैं तो जल्दी निकल जाए, अच्छा रहेगा। The resistance of a copper wire and iron wire at 20 degree C are 4.1 ohm and 3.9 ohm. Neglecting any thermal expansion, find the temperature at which resistance of both are equal. हमको बताना है ऐसा टेम्परेचर, वो दोनों का रेजिस्टेंस, वही नया वाला R बराबर R नॉट अल्फा डेल्टा बीटा दोनों को बराबर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? जरा वैल्यूज लिख लो। करने का तरीका समझे कि नहीं? ऐसे बीच में ऐसे लाइन बनाना, इधर लिखना कॉपर और इधर लिखना आयरन। कॉपर की वैल्यूज लिखना, आयरन की वैल्यूज लिखना। वो कह रहे हैं जो कॉपर का रेजिस्टेंस है एट अ सर्टेन टेम्परेचर वो बराबर हो जाएगा आयरन का रेजिस्टेंस एट अ सेम टेम्परेचर। शुरुआत में ऐसा है, देखो यहाँ पर क्या है, 20 डिग्री सी पर 4.1 और 3.9 है, ठीक। और पर केल्विन जो चेंज आ रहा है कॉपर में, पर केल्विन कॉपर में जो चेंज आ रहा है वो हो रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि 0.004 का चेंज आ रहा है, ठीक है। 0.004 का वो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है 5.005 का। तो इसका मतलब ये है कौन जल्दी जल्दी अपना वो बढ़ाएगा, चेंज किस में ज्यादा है, आयरन में। तो आयरन का रेजिस्टेंस जल्दी जल्दी बढ़ेगा। शुरुआत में आयरन का कम था, कॉपर का ज्यादा था, ये जल्दी बढ़ेगा, ये स्लो बढ़ेगा, तो एक जगह ऐसी आएगी, दोनों बराबरी पे आ जाएंगे, वही जगह बतानी है। नहीं समझ में आया? आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। वैल्यूज देख के पता चल रहा है ना कौन जल्दी ज्यादा टेम्परेचर, कौन जल्दी अपने आप को रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, कौन कम कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ओके, जगह छोड़ी थी मैंने, आगे बढ़े। Wire has a resistance capital R. What will be its resistance if it is stretched to double its length? ये आपको सोच के अभी तुरंत करना है, मैं 2 मिनट का समय लेता हूँ, जल्दी। तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है स्ट्रेचिंग वाला ना, इसमें आप लोग आमतौर पे भूल जाते हैं कि स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, और अगर चौड़ाई मान लेते हैं हम कम कर रहे हैं तो लंबाई घटेगी। सॉरी, चौड़ाई अगर हम बढ़ा रहे हैं, उल्टा बोल दी मैंने। मान लेते हैं हम जैसे वायर, इसको क्वेश्चन आता है, वायर को ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट करके हम उसको छोटा कर रहे हैं। अगर तुम वायर को ट्विस्ट करके छोटा करोगे तो पता क्या होगा, उसका मोटाई बढ़ेगी कि नहीं? लेंथ तो कम, उसकी लेंथ तो कम हो रही है लेकिन मोटाई बढ़ जा रही है। समझ गए? और क्या चीज है जो नहीं बदल रही है वायर की? क्या नहीं बदल रहा है? हाँ बिल्कुल सही, when we stretch wire, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, और अरे एक ही बात हो गई वो, और रेजिस्टेंस तो बदलेगा ना। रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, उसका मास नहीं बदलता, उसका वॉल्यूम नहीं बदलता, और डेंसिटी नहीं बदलती, एंड वॉल्यूम तो इसका वॉल्यूम सेम रहता है। अब इसका फायदा उठाते हैं, कैसे? मान लेते हैं हमारे पास 2 वायर हैं, एक ये वायर था जिसका लेंथ था L, एरिया क्रॉस सेक्शन A और रेजिस्टिविटी है रो। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो आ जाएगा रो L अपॉन A। बोलो हाँ या ना? अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो आ जाएगा L इंटू A। बता ही नहीं रहे। अब उसके बाद हमने इसको खींच दिया, खींचा तो वायर कुछ ऐसा दिखने लगा, लंबाई बढ़ करके मान लेते हो गई L डैश। सवाल में क्या बोलेगा? 20% लेंथ इंक्रीज हो गई, सवाल में बोलेगा 50% लेंथ इंक्रीज हो गई, सवाल में बोलेगा डबल कर दिया लेंथ, ट्रिपल कर दिया लेंथ, या कुछ और तरीके से हमें लेंथ को बढ़ा करके बताएगा वो। तो ये L डैश हो गया, ये हमारा A डैश हो गया, ये रेजिस्टिविटी रो हो गई,
वॉल्यूम अभी कितना रहेगा बच्चा पार्टी? एल डैश ए डैश जो एल ए के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब उसके बाद हम लोग दोनों वॉल्यूम को बराबर कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस कितना निकलेगा इसका? रो एल डैश ओवर ए डैश। तो यहां पर दोनों वॉल्यूम को सेम कर देंगे। वी नो एल ए बराबर एल डैश ए डैश, एल अपॉन एल डैश बराबर ए डैश अपॉन ए। बढ़िया। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। आपको दोनों का रिलेशन निकाल देना है। रेजिस्टेंस इसका तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू रो एल डैश अपॉन ए डैश डिवाइड बाय रो एल अपॉन ए। रो से रो कट गया, ये इधर तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एल डैश अपॉन एल और ए अपॉन ए डैश। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हो गया काम। अब क्वेश्चन आपको आता है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है, वायर है, उसको आपने खींच करके डबल कर दिया, तो आपको केवल लेंथ के बारे में बोला, एरिया के बारे में तो बोले नहीं है। तो अब आपके फॉर्मूले में तो इधर तो एरिया भी आ रहा है, तो आपके पास एक और चीज है, एरिया नहीं पता ना, तो ए डैश अपॉन ए की जगह क्या लिख दो? एल बाय एल डैश। जब रखोगे तो ये हो जाएगा एल डैश, हाँ उल्टा भी हो जाएगा ना, इधर ए अपॉन ए डैश है, इधर ए डैश, हाँ तो एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ तो इसको आर डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल का, सॉरी इधर होल स्क्वायर। और साथ ही में इसी तरह अगर हम इसको रिप्लेस करना है, एरिया दिया है कि बड़ा करके एरिया आधा कर दिया, या आप 20% एरिया डिक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, तब फॉर्मूला आर डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू ए ओवर ए डैश का होल स्क्वायर। भूलोगे तो नहीं? समझ गया कैसे आया ये? इसको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, इसको मेथड याद करने से भी काम हो जाता है, इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है केवल। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्लियर है? ठीक है। ये तो हाँ देखो, कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस? अरे ये कैसे करोगे? बिल्कुल सही। कौन से मेथड से करेंगे हम लोग? एरर मेथड से। क्यों करेंगे एरर मेथड से? चेंज कैसा है? बहुत ही छोटा चेंज है। अभी अपन ने रेजिस्टेंस का और उसका लेंथ का, कॉपर वायर स्ट्रेच टू मेक अभी निकाला हमने, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। यानी कि बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 से यस और नो? यस सर। जो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 है वो कितना दिया है? 0.1। तो 2 इंटू 0.1 कितना हो गया? आंसर? आंसर सिंपल। ठीक है। अब कुछ ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, ये कौन सा शेप होता है? हाँ फ्रस्टम होता है। तो यही फ्रस्टम के वजह से हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? R इक्वल्स टू, वो तो किसके लिए पढ़ा? जब वायर है, जब वायर है। ये क्या है? अलग ही शेप है। तो फिर क्या करेंगे अभी हम? हाँ बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी सी जगह का रेजिस्टेंस निकाल देंगे और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ एक मिनट, हमने क्या किया, यहां से ये ऐसे ही होगा ना। हमको दिया क्या गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम शेप सॉलिड वायर, इट्स रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। बोले तो इसका जो रेडियस इधर पे है वो कितना है, और इधर पे इसका रेडियस है वो कितना है? बी। यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ एल, तो इसकी लेंथ कितना बोला रखा है अपने को? एल लेंथ बोल रखा है। एल लेंथ हो गया, बढ़िया रहा। किसी प्रकार की अभी समस्या दिख रही है क्या आपको?
सोच लो भाई, ठीक है। तो ये सब बढ़िया चल रहा था अपना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है? आपको जो मेथड है वो दिमाग में आई गया कि जब एरिया जब एक जैसा सब कुछ नहीं है तो हमें कहा, यहां पर थोड़ी सी ही समस्या आएगी आपको, वो समस्या आएगी दो दो वेरिएबल फंसने की एक साथ। मैं समझाता हूं कहां बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा। जैसे यहां पर ये ए से बी तक वो बढ़ रहा है और लेंथ के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, लेंथ के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इस जगह से कितने नीचे आ गए? नहीं, L/2 नहीं, ऐसे नहीं लिया करो, हमेशा रैंडम लिया जाता है। L/2 L/3 ऐसे L के टर्म्स में लेना बहुत बुरी बात है। y ले लो, y परपेंडिकुलर y x लेना तो x ले सकते हैं, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी ले लेंगे अपन? dy, ठीक है। अब इस दौरान इसकी जो रेडियस होगी उसको x ले लो, रेडियस को x ले ले। तो अब इस छुटकू सी जो पत्ती काटी है अपन ने, मतलब एक तरीके से डिस्क काट ली, डिस्क, एक तरीके से डिस्क काट ली। उस डिस्क की जो लंबाई है वो dy है ऐसे में, और एरिया है वो πx² हो गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, R = रो, L की जगह क्या लिखेंगे? dy, और एरिया की जगह रखेंगे हम πx²। इधर फंस गए दादा तुम, दो वेरिएबल आ गए। कौन से वो दो वेरिएबल? dy मतलब y और x, y और x। तो अब आप इसको dy के करके x को इंटीग्रेट तो कर नहीं पाओगे, क्या उपाय है आपके पास? किसी एक का दूसरे में रिलेशन निकाल दो, शाबाश। कैसे निकालेंगे रिलेशन? सर एक सिलेंडर मान सकते हो? सिलेंडर नहीं मान सकते दादा, सिलेंडर होता तो आंसर ही नहीं आ गया, रोएल नहीं, मैं कह रहा सर वो मान के फिर वो थीटा से फिर वो डिस्टेंस है। हाँ, लेकिन सर थीटा फिर एक नया वेरिएबल आ जाएगा। नया वेरिएबल थीटा आ जाएगा वो, लेकिन वो काम हो सकता है जो तुम रास्ता बता रहे हो। ऐसा रास्ता भी है, उन्होंने क्या बोला है, ए से बी यूनिफॉर्मली लेंथ अलोंग एल इंक्रीज कर रहा है, ए से बी। तो जो चेंज इन रेडियस है वो कितना हो गया? b - a। क्या भाई? चेंज इन रेडियस जो हो गया वो हो गया b - a। कितनी लेंथ पर? कितनी लेंथ हो गई? अबे पूरी लेंथ नहीं हो गई। b - a रेडियस में चेंज कब आया? जब कितनी लेंथ चल गए, और हमारे में रेडियस में चेंज कितना आया? x - a, और हम कितना चल गए? y। तो अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो ये दोनों चेंजेस बराबर नहीं होंगे। चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ बराबर नहीं होगा। ले, हो गया काम। नहीं समझी? एक दूसरा तरीका है, इसको ऐसे ऐसे करके कोण बना लो, तो ट्राइंगल बन गया। इधर से फिर ऐसे एंगल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके खेलो, फिर tan थीटा बराबर। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा, वो सब करने का मतलब ही नहीं बनता। रेडियस में चेंज कितना आया टोटल? b - a। लेंथ कितनी चलनी पड़ी उसके लिए? l। और अभी अगर तुमने रैंडम जगह काटा है तो रेडियस में चेंज कितना आया, और उसके लिए चलना कितना पड़ा? तो रिलेशन आ गया। मैं कह रहा हूं ये आसान नहीं होगा इंटीग्रेट करना, अभी भी थोड़ा सा उसमें मेहनत लगेगी, पर मेहनत ही तो करनी है हमें। मेथड समझ में आया? थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा, समझे? जेई मेंस के और ऊपर के अगर हम क्वेश्चन लेते हैं तो शेप और भी टफ आ जाते हैं। अभी तो फ्रस्टम है, इजी शेप है, बहुत ही मुश्किल नीट का सवाल बन सकता है इसमें। नहीं तो ऐसे नीट के सवाल में ऐसी ज्यादा हैवी चीजें नहीं आती जिसमें ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन सा आ जाए, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन जेई मेंस में ऐसा सवाल बड़ा आम हो जाता है, आ सकता है फ्रस्टम का, ये क्या होगा वो क्या होगा करके। लेकिन इसके अलावा और भी शेप के हमें रेजिस्टेंस निकालने को आ सकते हैं, जैसे कि स्फीयर का रेजिस्टेंस निकालो, स्फीयर का, या किसी और तरीके का शेप का रेजिस्टेंस निकालो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो वहां पर भी आपको बेसिक लॉजिक ऐसे ही लगाना है, थोड़ी सी जगह का रेजिस्टेंस निकाल के रोएल अपॉन एल लगा के फिर इंटीग्रेट कर देना है। कई बार दूसरे तरीके भी हैं उनको निकालने के, V = IR से भी निकालते हैं कई बार हम ऐसे भी निकालते हैं, R = V/I करके भी निकालते हैं, वो भी तरीके हैं हमारे पास,
ठीक है, वो भी तरीका है एक, और एक तरीका तो सादा तरीका है, यहाँ पर आप ऐसे सेटिंग बनाओ कि रो एल अपॉन ए लग जाए और फिर उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, मैं छोड़ दूं यहाँ पे। अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है या y की, जो तुम्हें अच्छी लगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा उसमें, दोनों ही सही आंसर आएगा। मान लेते हैं तुम पूरी इक्वेशन को x में बदलना चाहते हो कि नहीं, तो क्या करो, y को इधर ले जाओ और पूरे में डिफरेंशिएट कर दो, बदल गई, बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बदल जाएगी, समझे। dy हट गया, फिर dx आ गया उसकी जगह, कर लो इंटीग्रेट बढ़िया सा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, इधर से x की वैल्यू निकालो, वो आएगी y b माइनस ए एल प्लस ए, उसको इधर रखो, स्क्वायर करो, ज्यादा लंबा हो जाएगा। चूज योर सेल्फ, अपने हिसाब से चूज वाइजली। आगे बढ़ जाएं, कर लेंगे क्या हम लोग ये, किसी प्रकार की समस्या इसमें, निकल जाएं आगे। ठीक है, ये जगह तो छोड़ी थी मैंने करने के लिए। अब हमारा ये वाला स्लाइड खत्म हो गया, अगला स्लाइड करते हैं, अभी करते हैं, और चिंता नहीं करो, हम लोग को करना है कीप एंड डिस्कार्ड करते हैं। ओके, पार्ट 2 आ गया, सो फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो ये है अब इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। देख रहे हैं बिजली कड़क करीब दो तारा के बीच में। चलो अब आते हैं हम लोग, छोटी छोटी सी चीजें जो क्लास 10th में भी हैं तो जल्दी जल्दी निकालेंगे हम। अब काफी कुछ आपको आता है पहले से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, क्या होता है कि टोटल वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ जैसे कि या तो वो हमारी बैटरी हो सकती है या कहीं किसी तरीके का और सोर्स हो सकता है। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो टोटल वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। मतलब जो रजिस्टर है उसमें करंट को मेंटेन करना है, उसमें मेंटेन करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका अपोज कर रहा है। मेंटेन करना क्यों हमारा मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है। अब जो रेजिस्टेंस हमारा अपोज कर रहा है इसलिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन करोगे वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, अगर रेजिस्टेंस है केवल तो हीट के फॉर्म में कंज्यूम बदल जाएगा। उसी को हम कहेंगे अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, हीट में जो बदल गया, कंसीडरिंग नो एनर्जी लॉस। तो पावर हो जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम, ये सब पुराना है। पावर हो गया अपना वर्क डन अपॉन टाइम। आइडियली हीट जनरेटेड में वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर होते हैं। ये है वर्क डन और ये है एनर्जी कंज्यूम्ड। आइडियली ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? आइडियली W और E बराबर होते हैं। अब ये है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कहा गया कि अगर मान लेते हैं एक R रजिस्टर है, दिख रहा है, R रजिस्टर में I करंट फ्लो कराते हैं T टाइम तक के लिए। R रजिस्टर में I करंट फ्लो कराते हैं T टाइम तक के लिए, तो जो हीट जनरेटेड होगी वो होगी I² R इंटू T। ये हमारा लॉ है। ये बैकग्राउंड इसका कैसे क्या आता है ये अभी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट है I² R इंटू T। तो इसमें ओम्स लॉ लगाया तो IR को V लिख दिया तो VIT भी हो गया, और I की जगह फिर से V अपॉन R लिख दिया तो V² अपॉन R इंटू T हो गया कि नहीं? yes. और अगर हमें पावर निकालना है, पावर जो कि क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो इन्हीं फॉर्मूलों में टाइम 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 कट जाएगा, बचेगा I² R VI और V² अपॉन R। ये पावर हो गया। ये सब पुराना है ना, मुझे अलग से तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं रुक रहा हूँ। फॉर्मूले याद कर लो, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। अभी अपन को इनके बारे में कुछ नहीं करना है, हाल फिलहाल तो जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। किसी प्रकार की समस्या दिख रही है? ये जानते थे पहले से। V इंटू I बराबर पावर होता है, I² R पावर होता है और V² अपॉन R पावर होता है। क्लियर है? पावर रेटिंग जानते हो वो क्या है? वो तो कमर्शियल यूनिट हो गई, किलो वॉट आर तो हो गई कमर्शियल यूनिट। पावर रेटिंग कह रहा हूं मैं। हाँ, चार्जर नहीं खरीदते हो, उसमें रहता है ना इतने वाट का चार्जर है। बल्ब नहीं खरीदते हो, इतने वाट का बल्ब है। कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हो कि नहीं, उस पे वाटेज लिखा होता है।
उसके साथ में एक चीज और लिखी होती है, कितना वोल्ट कितना फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं पावर रेटिंग। आया कुछ कुछ समझ में? अभी समझाते हैं। तो पावर रेटिंग कहाँ गई है पीछे? पावर रेटिंग बता दे, इधर ही मैंने लिखी तो है कहीं पर, किसी स्लाइड में तो है, रुक जाते हैं, मैंने लिखी है कहीं पर, ठीक है, आगे कहीं स्लाइड में मिलेगी तो पावर रेटिंग। बेसिकली क्या है, जैसे कि 200 कहीं किसी बल्ब को खरीद के ले आए, उस पे लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट 50 हर्ट्ज। भारत में मेनली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ही लिखा मिलेगा तुम्हें। तो तुम अगर कहीं से बल्ब खरीद के ले आए तो इसका मतलब क्या है, जब 220 वोल्ट सोर्स लगाया तुमने तब उसमें पावर जनरेट हुई 100 वाट। नहीं आई समझ में? कोई बल्ब खरीद के ले आए 25 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब उसमें 220 वोल्ट पे 25 वाट की पावर जनरेट हो रही। भारत में ये कितना है, 220 वोल्ट। और कहीं? हाँ 110 होता है। 110 और इसका इससे यार थोड़ी ना 110 कहाँ पे? यूएस में 110 है, ठीक है, अमेरिका में 110 है। काम चल रहा है। तो अगर हम उसी बल्ब को 110 में लगाएंगे तो उसकी पावर उतनी नहीं आएगी जितनी उसमें लिखी है। मतलब जो चार्जर अपना इंडिया का है, हाँ वो उधर काम नहीं करेगा। उसके लिए वो दूसरा प्लग लेते। मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप खरीदा, मैं सब जनता को बता रहा हूँ, महंगी चीज खरीदी ना मैंने, खरीदा था, तो वो जो मैंने लैपटॉप खरीदा था उसमें लिखा है 110 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक, यानी कि वो सब जगह काम करेगा। अब ऐसे तुम्हें और भी प्रोडक्ट जो खरीदोगे उनमें 110 से 240 तक का लिखा आ रहा है। भारत में भी चीजें खरीदोगे उनमें भी मिलेगा। मेरा शायद ये वाले मोबाइल के चार्जर में भी ऐसी कुछ लिखा है। ये मोबाइल का जो चार्जर है इसमें तो 100 से 220 लिखा है, इनपुट वोल्टेज 100 से 220 वोल्ट, तो ये उन सब में काम करेगा, ठीक है। इंडिया में भी। हाँ इंडिया में भी काम करेगा, विदेश में भी काम करेगा। बस वो दिक्कत ये हो जाती है, वो पिन नहीं होती, पिन सॉकेट लेकर सॉकेट में दिक्कत आती है। बाकी वोल्टेज जो है वो ये झेल जाएगा। विदेश में भी ये वाला चार्जर अब तुम लोग खरीदोगे ना, नए चार्जर में आता है। पुराने वाले चार्जरों में भारत के लिए स्पेसिफिक बनते थे केवल 220 वोल्ट, ऐसे लिखा था 220 से 240 वोल्ट, इन पे काम करेंगे मेनली। और ये भी कहा ट्रेनों में 110 वोल्ट होता है, जो ट्रेन में चार्जर होते हैं ना 110 वोल्ट पे चार्ज करते हैं। बस में भी हाँ मेट्रो हो गई, बस हो गई। हाँ 110 वोल्ट होता है। अब 220 तो मैंने कम ही ट्रेनों में देखा है, पर 110 तो मुझे याद है, देखा है मैंने। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम पॉइंट से सारे रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। अलग अलग क्या कह रहे हो तुम, सेम दो पॉइंट से, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसी दो पॉइंट से सारे रजिस्टर कनेक्टेड है। यहां पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। यहां पर क्या चीज सेम रहेगी, क्या चीज, करंट सेम रहेगी। यहां से जो करंट जाएगी वही R3 में, वही R2 में, वही R1 में। यहां से जो करंट जाएगी वो इधर इधर उधर तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या सेम रहेगा, ये जो वोल्टेज है वो सभी को बराबर मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। इन तीनों में I क्या है, सेम। क्या है तीनों में I, तो R जिसका ज्यादा होगा उसका IR ज्यादा होगा कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, किसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। यहां पर V सेम है तो I इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया। तो करंट किस में ज्यादा जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। वेरी गुड। तुम खुद सोचो, उसको जनरल थॉट से सोचो। यहां पर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट का विरोध करना। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो विरोध ज्यादा कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो करंट का विरोध कम कर रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट का विरोध ज्यादा है तो करंट कम जाएगी। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट का विरोध भी कम है तो करंट ज्यादा जाएगी। भूल जाओगे क्या, किसमें करंट ज्यादा किसमें कम, याद रखोगे ना। करंट बढ़ जाती है, यहां पर वोल्टेज बढ़ जाता है।
भूल जाओगे क्या? नो सर। पक्की बात? भूल जाओगे? याद रखेंगे ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ खास बातें, ये सब जल्दी निकाल रहा हूं क्योंकि ये सब पढ़ा पढ़ा ऐसा है, क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दे देंगे, नहीं तो अपन निकल लेंगे आगे। यस सर। तो व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, बोले तो एक के बाद एक के बाद एक, सीरीज कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स इन सीरीज हैव सेम करंट, वोल्टेज इन ईच रजिस्टर इज डिवाइडेड, आर नेट जो इक्विवेलेंट का आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? यस सर। वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट सेम रहेगी, तो नेट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? Yes. आगे बढ़े? हाँ सर। पक्की बात? यस सर। जो रेजिस्टेंस नेट होता है ना वो तीनों से ही बड़ा होता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों, जैसे एक है 20 ओम, एक है 40, एक है 50, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 110 ओम, जो कि तीनों से ही बड़ा है। इसको भी नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। If there are n identical resistor, each of resistance R ohm are connected in series, then R net NR हो जाएगा, R plus R plus R plus R plus R n times R, तो n into R हो गया। In series resistor having larger resistance will also have large potential difference, V बराबर आई है, ये भी बताया। क्लियर है? Yes. तुम्हें नींद आ रही है? हमें? हाँ, ऐसे तुम बैठी जाती हो बिल्कुल। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाता है इसमें, तो when resistors are connected between same two points, क्या? सेम 2 पॉइंट्स, तब उन रेजिस्टर्स को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब उन रेजिस्टर्स को क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखेंगे इस बात को? ठीक है, इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रेजिस्टर इज सेम, करंट सब में डिफरेंट है, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा है, और नेट रेजिस्टेंस हो जाता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। भूलोगे तो नहीं? नो सर। नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आएगा वो तीनों रेजिस्टर से कम ही आएगा। देखो एग्जांपल भी दिया मैंने, एक है 6 ओम और एक है 3 ओम। 1/6 प्लस 1/3 करो कितना आ रहा है, जरा करके देखो। मैंने तो 2 ओम लिखा, तुम चेक कर लो सही है कि नहीं। 2 ओम ही आएगा। 1/6 1/3 एलसीएम आया 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 + 1 3, 3/6 1/2, और फिर पलटेंगे 2 हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को? चेक करके बताया बस मैंने तो। 6 और 3 में आंसर आएगा रेजिस्टेंस पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस 2 ओम, जो कि 3 से भी छोटा है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो छोटे से भी छोटा आता है। ध्यान रखेंगे? ओके। इफ n रेजिस्टर्स ईच ऑफ R ohm आर कनेक्टेड, तो R/n हो जाएगा। ओके फाइन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल बी ग्रेटर इन अ रेजिस्टेंस विद लेस रेजिस्टेंस। ये भी डिसाइड कर चुके हैं अपन। वोल्टेज सेम था, 1/R के प्रोपोर्शनल हो गया करंट। क्लियर? P बराबर I R, I बराबर V/R। ओके, अब ये छोटे से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन के लिए तो मैंने जगह नहीं छोड़ी, पर अब ये क्वेश्चन में आपको अलग से दिखाता हूं। अलग से कर लें, कोई बात नहीं। घरों में पैरेलल आता था। कौन पैरेलल आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं सर, जो लाइट बल्ब वगैरह जो घरों के? हाँ। हाँ, घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगते हैं। इसको भी बचपन में पूछा गया होगा आपसे कि क्यों घरों में कनेक्शन पैरेलल होते हैं। ताकि अगर हो तो फिर एक ही जाए और बाकी हाँ, एक ही खराब हो। सीरीज में तो एक में करंट जाना बंद, तो ठप। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जैसे कि एक रजिस्टर है 2 ओम का, फिर आगे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। स्विच लगा दिया अपन ने। तुम्हें पता है ना वोल्ट मीटर और अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज सर्किट में? पता है कैसे कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर? टू एंड करते हैं तो पॉइंट। हाँ, मतलब वोल्ट मीटर में वोल्टेज निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिकली 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है ना, तो 2 पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। और करंट में सीरीज में कॉम्बिनेशन। हाँ, तो अभी मैंने सर्किट में बनाए तो नहीं है वोल्ट मीटर और अमीटर, पर होते हैं। अब मुझे बताना है यहाँ पर सब कुछ, मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या है, यस सर। टोटल करंट कितनी बैटरी से जा रही, उसके अलावा हमें बताना है इंडिविजुअल रजिस्टर्स का वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, टोटल सर्किट की पावर क्या है।
ये सब बताना है हमें, ठीक है। सब कुछ बताना है, जितना भी हम बता सकते हैं वो सब बताना है हमें। आर नेट बताना है कितना होगा, आई नेट हमें बताना है कितना आ रहा होगा, सब में टोटल करंट कितनी आ रही होगी। हमें ये भी बताना है करंट इन इंडिविजुअल रजिस्टर्स, करंट आ रही करंट इन इंडिविजुअल रजिस्टर्स बतानी है हमें। अलग हाँ, हर एक रजिस्टर में कितनी करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स बताना है हमें। पूरे का ये सब बताना है। आगे से नेट रेजिस्टेंस कितना है बच्चे लोग? नेट 2i। देखो कैसे कैसे हो गया, समझ में आ गया। यस सर। ये दोनों हो गए पैरेलल में। पहले अब चेक करने का, मैं आसान क्वेश्चन से उठा रहा हूं क्योंकि चीजें पता तक चलती जाए, सारी चीजें टफ में भी वही है, आसान में भी वही है। सबसे पहले पॉइंट्स के नाम दो, कनेक्ट कर दो, पॉइंट्स के नाम दो। पॉइंट्स में ध्यान रखना, कनेक्टिंग वायर का कोई पोटेंशियल नहीं होता है क्या? तो कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, तो उसको नाम भी सेम दो। जैसे इसको नाम दे दिया ए, इसको बी, तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। और ये भी बी होगा। उसी तरह ये वाला भी ए होगा और ये वाला भी बी होगा। ठीक है कि नहीं है? यस सर। उसके बाद यहां से हमने करंट भेजी, वो करंट इधर जाएगी और इधर चली गई I1, इधर चली गई करंट I2। अच्छा हाँ, पॉइंट्स के पूरे नाम कहां हुए? ये हो गया C। इस तरीके से अब वो करंट I1 इधर से आई, वापस लौट के आ गई। यहां तक करंट हमारी I1 आ चुकी है। यहां पर करंट का बंटवारा हुआ, I को दो टुकड़ों में बांटा गया, I1 और I2 में। ये I2 करंट 2 ओम में गई। अब I2 करंट दो टुकड़ों में बटी, I3 बोल दो, और ये I3 और I4 आगे जाकर के फिर से I2 बन जाएगी, और I2 इधर से आएगा, I1 इधर से आएगा, मिलके वापस से I बन जाएगा। बैटरी से जितनी करंट निकलेगी, बैटरी को उतनी करंट वापस चाहिए। सोर्स से जो करंट निकल रही है, सोर्स को उतनी करंट वापस चाहिए। अगर आप वापस करंट नहीं दोगे तो वो निकलेगी भी नहीं। तो हम सोचे खाली वायर लटका दें, और हमने एक स्विच से जोड़ दिया खाली वायर, उससे कुछ हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा का मतलब समझे? नहीं होगा कुछ। मतलब चार्जर को अगर लगा दे बिना मोबाइल कनेक्ट किए तो कुछ नहीं, हाँ नहीं, मतलब कुछ कुछ ये भी है। और मतलब ऐसा है कि चार्जर के दो होते हैं ना पिन, एक ही पिन को घुसाओ और एक पिन को बाहर रहने दो, तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। होगा क्या? मतलब दो वायर क्यों चाहिए होते हैं? एक जाने के लिए और एक जरूरी है। जाना और आना दोनों चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं। ओके, तो यहां पर हमारा नेट रेजिस्टेंस के लिए अब देखो पैरेलल कैसे चेक करेंगे और सीरीज कैसे चेक करेंगे। सेम करंट जा रही है तो सीरीज, और अगर ऑपोजिट या अलग अलग करंट हो रही है, करंट बढ़ रही है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 ओम और 3 ओम कैसे हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि यहां पर करंट बढ़ गई और ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यस और नो? तो दोनों ही। अब यहां पर आप इसको इकट्ठा कर देंगे, 6 और 3 का कितना आएगा? 2। वेरी गुड। तो देखो भाई, यहां पर अब मैं पता क्या करूंगा, अब इसका बनाऊंगा मैं मॉडिफाइड सर्किट। क्या बनाऊंगा? देखो कैसे बनाते हैं मॉडिफाइड सर्किट। ये हो गया, इसमें जो हो गया उसको हटा दो, ये हो गया, इसको हटा दो, इसकी जगह क्या आ रहा है? सीरीज 2 ओम का आ गया। मॉडिफाइड सर्किट बना करके अगर आप शुरुआत करोगे अपने समझने की, तो आपसे गलतियां कभी नहीं होंगी। मॉडिफाइड सर्किट बना के शुरुआत करोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। भूल तो नहीं रहे? ठीक है भाई। उसके बाद ये 2 ओम और 2 ओम कैसे हो गए अभी? सीरीज में। तो फिर से मॉडिफाइड सर्किट बनाना है।
अभी फिर से 4 और 4 कैसे हो गए आपस में? पैरेलल में मिलकर के कितने हो जाएंगे वो? 2 ओम हो जाएंगे। तो नेट रेजिस्टेंस हमारा फिर कितना हो गया अभी? 2 ओम हो गया। चलो भाई, अब इससे फायदा क्या हुआ ये देखते हैं। मॉडिफाइड सर्किट बनाने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे हम। ओके, तो अब 2 ओम हो गया, 10 वोल्ट का वो वोल्टेज है, तो करंट कितनी जा रही होगी? अब करंट निकाल सकते हैं ना अब हम, तो आर नेट तो आ गया अपना 2 ओम, करंट निकाल सकते हैं, तो आई नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी नेट ओवर आर नेट 5 एम्पियर करंट। तो आई की वैल्यू जो इधर आ गई वो आ गई 5 एम्पियर। शाबाश। अब ये जो 5 एम्पियर है इधर 4 ओम और 4 ओम में बटेगी, तो कैसे बटेगी? बराबर बराबर बटेगी कि नहीं? ये दोनों पैरेलल में है, मैंने क्या सिखाया था? पैरेलल में होते हैं तो फिर रजिस्टर जिसका ज्यादा है उसमें करंट कम। कैसे उल्टे लोग हो? जिसका पैरेलल में जिसपे रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा। यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो करंट की वैल्यू भी सेम बटेगी, सेम होगी नहीं, सेम बटेगी। मैंने 5 के 2 टुकड़े किए हैं, 5 नहीं भेजी, बट गई। यहाँ पर 4 ओम और 4 ओम कैसे हो गए? पैरेलल में, तो करंट पैरेलल में बढ़ गई, तो ऊपर जा रही है इतनी, नीचे जा रही है इतनी। तो नीचे का अगर हमसे केवल वोल्टेज पूछे तो 4 दूनी 2.5 10 हो गया, वो तो पहले डायरेक्ट कनेक्टेड था। अब उसके बाद 4 ओम इधर आया अपना, उसके बाद इधर ये जो I2 है 2.5 एम्पियर, वो इसको भी मिल रही है, वो इसको भी मिल रही है, इस वाले 2 ओम और इस वाले 2 ओम, क्यों? सीरीज में है। अब उसके बाद ये वाला वोल्टेज 2.5 दूनी 5 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं? और ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? प्रॉब्लम किसी प्रकार की? अब इसके बाद वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट 2 ओम इसका हिस्सा हुआ, 5 वोल्ट तो इसका रजिस्टर है ना, तो अब इन दोनों को 5 मिला वोल्टेज। अब अगर हमें करंट निकालनी है I3, तो I3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V3 अपॉन R3। V3 की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट, और R3 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। 5/6 हो गया हमारा करंट उसमें। और I4 में कितना आएगा? 3/6 आएगा, नहीं 5/3। 5/3 I4 की वैल्यू आएगी अपनी 5/3 एम्पियर। और आप इसको मौखिक रूप से भी बता सकते थे, कैसे? यहां पर आपके पास जो रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं वो रेजिस्टेंस है, एक है 3 ओम का और दूसरा है 6 ओम। 3 ओम के में करंट ज्यादा जाएगी और 6 ओम के में करंट कम जाएगी। कितना ज्यादा कितना कम? इनके रेसिप्रोकल में। जैसे ये रजिस्टर इससे आधा है, तो इसमें करंट इसके डबल जाएगी। नहीं आई समझ में? नहीं आ रही? डबल जाएगी। अगर वो आधा है तो करंट डबल। देखो करंट कितनी है इधर से? 2.5 यानी कि 5/2 एम्पियर करंट आई। बोलो हाँ या ना? 5/2 एम्पियर के करो 3 टुकड़े। कितने? क्यों कर रहे 3 टुकड़े? क्योंकि यहां पर करंट 1:2 में 2:1 में बढ़ रही है, 2:1, क्योंकि रेजिस्टेंस है 1:2 में। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो 2 और 1 3 टुकड़े किए। अगर रेशियो 2:5 होता, रेशियो अगर 2:5 होता, फिर 7 टुकड़े करते। 2 टुकड़े उसको दे देते जिसका रेजिस्टेंस 5 है, और समझ गए? यहां पर 5/2 डिवाइड बाय 3 किया, तो हर एक टुकड़ा 5/6 का हो गया। इसको 5/6 का एक टुकड़ा देंगे और इसको 5/6 के 2, तो 5/6 प्लस 5/6 कितना हो गया? 5/3। नहीं समझे? इसको 5/6 किया, इसको 5/3 किया। आपको ओरली ये सब करना है, ये सब चीजें आपको ओरली करना है। एक एक छोटी छोटी चीज आपको ओरली समझना है, ओरली करना है, ओरली लिखना है, ओरली पढ़ना है इसको। तो ओरली लिखेगा कैसे? मतलब आपको जब रजिस्टर्स ओरली करने सॉल्व आ गए तो तुम सही रास्ते पे हो। कक्षा 10 की तरह हम नहीं बार बार ये मॉडिफाइड सर्किट बना बना करके करेंगे,
समझे? हो गया क्लास 10th का काम। ये हमने लगे एक के बाद फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा। अभी तो ये आसान था, सो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी मुश्किल आएंगे। हाँ आपको दिमाग में करना है सॉल्व चीजों को। वोल्टेज किसमें ज्यादा जाएगा, किसमें कम जाएगा, करंट किसमें, आपको सर्किट समझ में आने लगा, आपको ये चैप्टर समझ में आने लगा। यस सर। ठीक है, अब बाकी कक्षा अपन लोग कल पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।